आईपीएल इंडिया का नहीं वर्ल्ड का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला क्रिकेट टूर्नामेंट है। पर क्या आपको पता है इस गेम में कितना ज्यादा हाईटेक गैजेट्स का यूज किया जाता है और इनका प्राइस क्या होता होगा और बिहाइंड द सीन्स में कितना ही कुछ होता होगा। मुझे भी पहले बिल्कुल पता नहीं था, पर जब पता लगा ना तो इसीलिए हम सबसे सस्ते टेक से सबसे महंगे टेक की तरफ बढ़ेंगे और देखते हैं कि कितना ही ज्यादा महंगा टेक यूज होता होगा। सो नंबर 13 पे आता है लेदर बॉल्स। आप लोगों को लग रहा होगा कि लेदर बॉल्स में क्या ही टेक होगा, क्यों? इसके अंदर भी टेक है। लेदर बॉल्स के अंदर भी एक माइक्रोचिप लगाया होता है जिसका पर्पस ये होता है कि बॉल का स्पीड, एम्पलीट्यूड, बॉल कितनी तेजी से बैट्समैन की तरफ गया और भी बहुत कुछ कैलकुलेट किया जाता है। पर इसमें कैच है कि ये हर एक मैच में यूज नहीं होता। या तो प्रैक्टिस में कि बॉलर को अपने स्टैट्स जानने हो कि बॉल किस तरीके से वो फेंक रहा है, कितना स्पिन हो रहा है, ये सब स्टैट्स जानने के लिए, या तो बहुत ही ज्यादा रेयर केसेस में बहुत बड़े मैचेस में यूज होता है। आईपीएल जैसे मैचेस में बिल्कुल नहीं यूज होता है और सिर्फ एक बॉल का प्राइस 10 से 15,000 रुपए होता है। इस बॉल की क्वालिटी टॉप नॉच होती है और ये बॉल टॉप ग्रेड ऑस्ट्रेलियन आर्म 10 लेदर से ही बनता है और इसका जो सेंटर होता है वो 5 लेयर्स ऑफ कल्चर्ड कॉक से बनता है और हर एक बॉल प्रिसाइसली हैंडमेड बना होता है और इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा तगड़ी होती है। वाटर प्रूफ होता है, फायर प्रूफ होता है, जितना तरीके का प्रूफ होता है कि जब से क्रिस गेल भाई साहब ने बॉल तेजी से मार के फाड़ना स्टार्ट कर दिया था तब से बीसीसीआई ने सोचा कि यार तो नुकसान हो रहा है, तो चलो बॉल को हाई क्वालिटी बनाते हैं। क्रिस गेल के डर से बॉल को हाई क्वालिटी बनाना पड़ता है और लगभग एक मैच में 2 से 5 बॉल तो लग ही जाते हैं। बहुत रेयर केसेस में उससे ज्यादा भी लगते हैं। तो इसी हिसाब से एक मैच का कॉस्ट 25 से 60,000 रुपए तक लग जाता है और एक आईपीएल के सीजन में 74 मैचेस होते हैं तो कैलकुलेशन लगा के कुछ टोटल है 30 to 50 लाख इतना पूरे सीजन में लग जाता है सिर्फ बॉल में। समझ रहे हो 30 से 50 लाख रुपए सिर्फ बॉल में खर्च होते हैं आईपीएल में। तो अभी सोचो आगे आगे कितना ज्यादा खर्च होने वाला है। और ये बॉल पता है कौन बनाता है? हाँ, वही कंपनी। बचपन में हम सब इस कंपनी के पीछे मरते थे। मैं तो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड था इस कंपनी से। वो है कूकाबुरा, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है। और कभी कभार आपको ऐसा नहीं लगा कि ये काश एक बार वो बॉल बस उड़ के वो जो डिस्प्ले में जो कार लगी होती है उसमें एक बार तो लगे, बस एक बार। मुझे भी ऐसा लगता था और जब मैंने रिसर्च करा तो मुझे पता लगा कि ऐसा कुल 2 बार हो चुका है। सबसे पहला वुमेन्स आईपीएल टीम में आरसीबी के एक प्लेयर ने डायरेक्ट हिट मारा था टाटा के पंच गाड़ी के विंडशील्ड में, जिसके नेक्स्ट मैच में टाटा कंपनी ने उसी लड़की को एक ट्रॉफी दिया था उसी विंडशील्ड के टूटे हुए हिस्सों से। और दूसरी बार निहाल वडेया ने भी मारा था जिससे गाड़ी पे डेंट पड़ गया था और पता नहीं क्यों इन भाई साहब को 5 लाख रुपए इनाम के तौर पे मिल गए। पता नहीं ऐसा कोई रूल है। वुमेन्स टीम में तो ऐसा कोई रूल नहीं है। आओ समझ आ गया। सब पैसे का खेल है, जिसमें बिजनेस ज्यादा है उसमें ज्यादा मिलेंगे, जिसका में उसमें बिजनेस कम मिले। और कभी सोचा है कि अंपायर को कैसे याद रहता होगा कि कौन सा ओवर चल रहा है और कितने बॉल बाकी है? अब आप उसका टेस्ट लेने थोड़ी बैठोगे तो बोलोगे चल बेटा आज तेरा बाय बताएगा तू, चल बेटा फटाफट बोल कितने बॉल हो गए, कितने बॉल बाकी है। तो इसीलिए इसमें यूज होता है अंपायर क्रिकेट काउंटर। एक छोटा सा डिवाइस होता है अंपायर के हाथ में जिसका प्राइस लगभग 300 रुपए के करीब आता है और इसमें बेसिकली स्लाइडिंग बटन्स होते हैं जो कि आपको ओवर्स कितने हो गए हैं और रिमेनिंग बॉल कितने बाकी है वो कैलकुलेट करने में काम आता है। और हाँ, इससे अंपायर को टेस्ट देने की भी जरूरत है। टेस्ट सिर्फ हमें देना होता है, अंपायर को नहीं। पर इसी से याद आया, कभी ये सोचा है कि धोनी का शोर मीटर काम कैसे करता है? ऑलराइट, तो नंबर 11 पे आता है डेसिबल मीटर। ये स्पेसिफिकली धोनी मीटर होता है कि जब धोनी साहब हमारे मैदान में आए तो कितना शोर मच रहा है उसको कैलकुलेट करने में काम आता है, बस और कुछ काम नहीं है इसका। अरे मजाक कर रहा था। बेसिकली ये थाला भाई साहब के लिए यूज होता है, पर इसका काम यही होता है कि स्टेडियम में कितना आवाज आ रहा है या कोई भी एक स्पेसिफिक साउंड को कैप्चर करने में यूज होता है। पर आईपीएल में तो ये थाला के लिए यूज होता है और इस डिवाइस का प्राइस लगभग 10 से 15,000 रुपए होता है। पर क्या तुम्हें पता है कि बॉल का स्पीड कैसे नापा जाता है? तो इसीलिए नंबर में आता है स्पीड गन्स। तो स्पीड गन्स बेसिकली रडार टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ये कैलकुलेट करता है कि बॉल कितनी तेजी से बैट्समैन के पास गया और बॉल का स्पीड क्या था, बॉल कितनी तेजी से स्विंग करा वगैरह वगैरह सारे स्टैट्स ये देता है और ये स्टेडियम के चारों कोने पे लगाया रहता है। ये बेसिकली बॉल का लाइन, लेंथ, मूवमेंट, एलबीडब्ल्यू के टाइम पर भी कभी कभार काम आता है। गिल्ली कितनी तेजी से टूटा उसमें भी बहुत ज्यादा काम आता है। देख रहे हो कितना डिफरेंस है? हमारा इससे काटा जाता है चालान में और इनका इससे नापा जाता है स्पीड बॉल का। देख समझ रहे हो ना? और इसका प्राइस लगभग 30,000 रुपए का होता है। अब कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि अब टेक और बजट दोनों ही आसमान छूने वाला है। और वीडियो के आखिरी में मैं आप लोगों को एक ऐसा एआई टेक्नोलॉजी से लैस ऐप का नाम बताऊंगा और कैसे काम करते हैं बताऊंगा, जिसके थ्रू आप भी आईपीएल के लेवल के स्टैट्स को अपने फोन में ही देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही फ्री होने वाला है। बहुत ही मजेदार ऐप है ये। और इससे याद आया कि स्टेडियम जो आपको इतना ज्यादा खिला हुआ दिखता है, पता है इसके पीछे लाइट कितना यूज होता है? तो इसीलिए नंबर 9 पे आता है एलईडी फ्लड लाइट्स। पता है एलईडी फ्लड लाइट से नहीं होता, आपने जरूर देखा ही होगा कि जब आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी थी तो तब कितना ज्यादा लेजर शोज और कितने सारे लाइटिंग शोज दिखाए गए थे और जो ड्रोन शो भी दिखाया गया था वो भी दिखाते हैं आपको। और ये सारे डीएमएक्स कंट्रोल्ड एलईडी लाइट्स होते हैं जो कि एक कंट्रोल रूम में बैठ के इनको अलग से एक बंदा ऑपरेट कर रहा होता है। एक नहीं
काफी सारे। और जो ये स्टेडियम को जो ब्राइट करने के लिए जो लाइट्स लगे होते हैं, इनको बोलते हैं एलईडी फ्लड लाइट्स। ये स्टेडियम के 4 से 5 कोनों में लगा होता है और बहुत ही ज्यादा बड़े और ब्राइट लाइट्स होते हैं, ताकि प्रॉपर लाइटिंग कंडीशन हो बैट्समैन और कैमरामैन के लिए, ताकि कैमरा में प्रॉपर एक्सपोजर सेट कर पाए। क्योंकि हमारे जैसे उनके पास तो इतना टाइम नहीं होता ना कि कैमरा के एक्सपोजर को बार बार छेड़ते रहेंगे। उनका एक प्रॉपर एक्सपोजर होता है, उसके हिसाब से सारे डीएमएक्स कंट्रोल लाइट एक ही तरीके से सेट होते हैं। और लगभग एक पोल का प्राइस मिनिमम 10 लाख, अब पता नहीं उससे ज्यादा भी हो सकता है, ऐसे 4-5 लाख। पर सोच लो कितना ज्यादा पैसा खर्च होता है सिर्फ लाइटिंग में। और इसके बाद नंबर 8 पे आता है एलईडी स्क्रीन एडवर्टाइजमेंट। पता है एक बार क्या हुआ, मेरा दोस्त एक बार आईपीएल देखने गया हुआ था और वो मुझसे आके कहता कि जब हम लोग टीवी में देखते हैं ना कि ग्राउंड के पीछे जो ये जो एलईडी स्क्रीन पे जो एडवर्टाइजमेंट लगे होते हैं, ये हर एक स्टेट के हिसाब से, हर एक ऑडियंस के हिसाब से हर किसी को अलग अलग दिखता है। ऐसा नहीं है कि हर किसी को सेम ही दिखे। और इनका भी प्राइस लगभग 20 से 25 लाख के बीच में आता है। और क्या आपको पता है कि गेम्स के बीच पे जो लाइव एनिमेशन किया जाता है, ये कैसे होता है? इसके पीछे भी टेक है। इसीलिए नंबर 7 पे आता है लाइव एनिमेशंस और ब्रॉडकास्ट। आपको लगता होगा कि जो मैच के बीच में जब वो बॉलर भाग के जा रहा होता है या जब बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है, तो उसके बीच में जो ग्राउंड्स में आपको जो वो एडवर्टाइजमेंट दिखता है, आपको लगता होगा कि वो ग्राउंड में पहले से ही होता होगा, है ना? मुझे भी पहले ऐसे लगता था, पर जब मेरे दोस्त ने मेरे को वीडियो करके भेजा ना, तब मुझे पता चला कि ये सब कुछ तो वीएफएक्स होता है। मैच जब लाइव हो रहा होता है और जब हमें दिख रहा होता है, इसके बीच में कुछ डिले होता है और इसी के बीच में ये लोग वो सारा वीएफएक्स वगैरह वहां पर लगाते हैं और हमें लगता है कि ये वहीं पर ही होता है। और ग्राउंड बिल्कुल खाली होता है भाई, ग्राउंड में कुछ होता ही नहीं है। ये सब कुछ हमें वीएफएक्स के थ्रू बाद में दिखाया जाता है जब लाइव टेलीकास्ट होकर हमारे पास आता है। और इतना सारा एनिमेशन, जैसे वो प्लेयर आके एकदम से मुंह के सामने ऐसे मतलब वो बात कर रहा है, ये सब कुछ ही भाई एआई के थ्रू हो रहा है। ये सब कुछ रियल नहीं है। इन प्लेयर्स का सिर्फ फोटो खींच लिया जाता है और इनको एआई के थ्रू एनिमेट किया जाता है। और ये जैसे इस साइड से आया, इस साइड से आया, नीचे आपको ये जो एनिमेशन दिख रहा है, नंबर वगैरह, कितने रन हो गए, कितने ओवर हो गए, कितना आईपीएल का स्कोर चल रहा है, ये सब कुछ आपको वीएफएक्स के थ्रू दिखता है। और ये सब कुछ लाइव हो रहा होता है। ऐसा भी नहीं कि ये सब कुछ मुझे करने में लगभग 1 से 2 तक जाते हैं। और ये सब कुछ इनकी टीम बैठ के सब कुछ लाइव कर रही होती है, समझ रहे हो? लाइव। और ये सब कुछ हो रहा होता है ब्रॉडकास्टिंग रूम में, जो कि बहुत ही ज्यादा हाईटेक और बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। और पता है, हम जो मैच देखते हैं और जो हमें फीड दिखता है लाइव के थ्रू फोन वगैरह से, उसके बीच में लगभग 1 से 2 मिनट का फर्क होता है। और इसी के बीच में ये ब्रॉडकास्ट वाले आपको अलग अलग कौन सा एंगल चूज करना है, कौन सा एंगल टीवी में अभी दिखेगा, कौन सा वीएफएक्स अभी आएगा टीवी में, कौन सा एंगल पे चेंज करना है, अलग अलग एंगल्स, ये सब कुछ 1 से 2 मिनट के गैप में हो रहा होता है। तो मैं तो सोच के हैरान हो रहा हूँ कि 1 से 2 मिनट के गैप में इतना सब कुछ कोऑर्डिनेट कैसे होता होगा। तो इसका भी एक अलग ही टेक है। इसके लिए अलग से कोऑर्डिनेटर होता है, अलग से डायरेक्टर होता है कि जो बोलते हैं कि ये वाला सीन इस कट पे आएगा और ये वाला सीन इस कट पे आएगा, और अलग अलग सीन को वो डायरेक्ट करता रहता है। और कैमरामैन तो अलग ही है, कैमरामैन तो अपना अलग ही शूट करे जा रहे हैं। हर एक बंदा एक एक पर्टिकुलर काम करे जा रहा है और हर कोई इसमें माहिर है भाई साहब। ये बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रा जैसा है कि जैसे एक भी अगर बंदा गायब हो तो पूरा ऑर्केस्ट्रा खराब हो जाता है। और इन एनिमेशन का प्राइस लगभग 15 लाख रुपए का आता है। और ये भी जितना भी टेक यूज होता है जो ब्रॉडकास्टिंग रूम में होता है, ये तो करोड़ों में आता है, इसका तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। नंबर 6 पे आता है जिंग एलईडी स्टंप्स और बेल्स। पहले क्या होता था कि जब बॉलर बॉल डालता था, अगर विकेट पे बॉल लगता भी था तो पता ही नहीं लगता था भाई कि विकेट पे बॉल लगा या नहीं, बैट्समैन आउट हुआ या नहीं। डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत होता था भाई। तो इसी के बाद से इन्वेंट हुआ जिंग एलईडी स्टंप्स एंड बेल्स। भाई मेरा बचपन तो अलग ही था भाई। हम जब क्रिकेट खेलते थे 2 ईंटें, या इस साइड 2 ईंटें, इस साइड 2 ईंटें, स्टंप्स, या तो कभी कभार तो पेड़ ही हमारा स्टंप होता था। तो छोड़ो, वो तो हमारी बातें है। इस विकेट का जो बेल्स होते हैं ना, उसके अंदर अलग ही सेंसर होते हैं और इसके अंदर तो बैटरी ऑपरेटेड बेल्स होते हैं, ताकि ये आत्मनिर्भर बन पाए। थोड़ा सा भी अगर एज भी लगता है ना तो भी ब्लिंक करते हैं। और जब भी कोई बॉल इस स्टंप्स को हिट करता है तो 0.12 सेकंड्स में ये रिएक्ट करता है। और अभी ऐसा बात चल रहा है कि कुछ नया स्टंप्स ला रहे हैं लोग कि अगर बॉल लगा तो भी हिट होगा, ठीक है। और अगर बैट्समैन आउट होता है तो उसके अलग कलर्स होंगे, और अगर बैट्समैन चौका मारता है तो उसके भी कलर अलग होंगे, और अगर बैट्समैन छक्का मारता है ये तो भाई डिस्को बन जाएगा। मतलब ऐसा अभी तक आया नहीं है, पर बीसीसीआई इसके ऊपर बात कर रहा है। देखते क्या होता है। और इन स्टंप का प्राइस होता है 40 लाख पर सेट। मैं तो सोच रहा हूँ कि जब अर्शदीप भाई साहब ने लगातार 2 विकेटें गिल्ली तोड़ दिया था, तब बीसीसीआई को 40 लाख का लगा फटका, बीसीसीआई को और 40 लाख का लगा फटका। कैमरा भी फिट किया जाता है ताकि हमें स्टंप का व्यू भी मिले, ताकि धोनी भाई साहब बीच का स्टंप उखाड़ के लेके ना जा पाए। क्योंकि पता ही है, जब भी धोनी भाई साहब जीत जाते थे पहले, तो हमेशा बीच वाला स्टंप उखाड़ के लेके चले जाया करते थे। पर अब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब से अगर धोनी भाई साहब बीच का स्टंप उखाड़ के लेके गए ना, घर पे अगर उन्होंने स्टंप रखा होगा तो घर पे भी उनका डिस्को ही बज रहा होगा। और धोनी भाई साहब को बीसीसीआई वाले हमेशा स्टॉक करते रहेंगे बीच वाले कैमरे से। और इन स्टंप्स में माइक्स भी होता है, जो कि कुछ मोटिवेशनल स्पीच को सुनने में काम आता है।
तुम ना सकता। ले ले क्या पता इंशाल्लाह ले भाई ले लास्ट है भाई। पर क्या आपको पता है कि विकेट के पीछे एक सीक्रेट कंपार्टमेंट होता है जो हमें कभी दिखता ही नहीं है, पर होता है वहाँ पे ग्रास के नीचे अंडरग्राउंड में एक माइक फिट किया जाता है ताकि DRS वगैरह लेने के टाइम अल्ट्रा एज, जो कि बहुत ही ज्यादा हाईटेक है कि बॉल बैट को हिट हुआ या नहीं उसके लिए यूज होता है, वो आपके स्टंप्स के पीछे लगा होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खुफिया जगह पे लगा हुआ होता है, पर वो होता है। और आपने देखा होगा कि जब भी स्टंप्स वगैरह टूट जाता है तो उसके पीछे से एक तार निकल के आता है, तो वो तार उसी माइक से कनेक्टेड होता है, तो इसीलिए अल्ट्रा एज में भी इसका काम आता है, जिसके हम बारे में आगे बात करेंगे। तो इसी से हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टेक की तरफ, जिसका नाम है एडवांस DRS टेक सिस्टम। DRS यानी धोनी रिव्यू सिस्टम। ये सिस्टम सिर्फ धोनी के लिए काम करता है, और धोनी भाई साहब ने जब कहा होता है DRS तो चुपचाप ज्यादा सवाल नहीं करने का, धोनी ने जो कहा है आउट देने का तो आउट देने का, बस ज्यादा सवाल जवाब नहीं करने। धोनी का सिस्टम है। मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं होता। बेसिकली इसके अंदर लेग LBW, DRS, अल्ट्रा एज और थर्ड एम्पायर डिसीजन मेकिंग में काम आता है, और इसमें 3 तरीके की टेक्नोलॉजीज होती है, जिसमें से सबसे पहला है हॉकाई 360 कैमरा। तो इसमें क्या होता है कि एक चील को लेते हैं, ठीक है, और उसके आइस को 360 डिग्री में रोटेट कर देते हैं, या रोटेट होता रहता है अपने आप, और उसको भी ग्राउंड के 360 डिग्री रोटेशन कराते रहते हैं, ऐसा मुझे कैमरामैन ने बताया। तो बेसिकली इसमें 6 कैमरा होते हैं जो ग्राउंड के 6 डिफरेंट एंगल्स पे लगाए जाते हैं फॉर एक्यूरेट डिसीजंस। और नंबर 2 पे आता है अल्ट्रा एज। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि विकेट के पीछे एक छोटा सा कंपार्टमेंट होता है जो कि किसी भी कैमरा में हमें नहीं दिखता, पर होता जरूर है वहाँ पे नीचे एक अंडरग्राउंड में एक माइक लगाया होता है। ये बेसिकली साउंड वेव्स रिकॉर्ड करता है, ना कि साउंड, और जितने भी अलग अलग साउंड्स है उसको बिल्कुल सेपरेट करके सिर्फ जो बैट के एज में जो बॉल लगता है उसका जो साउंड वेव होता है, अपने कुछ AI एल्गोरिदम के थ्रू ये उस साउंड को बिल्कुल ही एकदम क्लियर तरीके से साउंड वेव में कन्वर्ट कर देता है, और उसी से हमें अल्ट्रा एज मिलता है। और इसका प्राइस लगभग 15 लाख रुपए का है सिर्फ माइक का। और नंबर 4 पे आता है हॉकाई कैमरा, चील वाला कैमरा। वैसे तो इसका ऑफिशियल प्राइस 6 से 8 करोड़ रुपए है, पर इसे कोई भी खरीदता नहीं है, इसे रेंट किया जाता है, और इसका पर डे का रेंट कॉस्ट होता है लगभग 60 लाख रुपए। और ये बेसिकली स्टेडियम्स के अलग अलग 6 जगहों पे होता है, और इनके अंदर हाई परफॉर्मेंस कैमरा होते हैं, और इनका काम ये होता है कि ये LBW को आपको एकदम 3D व्यू में दिखा पाए कि LBW किस एंगल से लगा और विकेट हिटिंग हो रहा है या नहीं। ये सब कुछ जो भी थर्ड अंपायर डिसीजन लेता है कि नो बॉल है या नहीं, इन सब चीजों में यूज होता है। और ये तो हमें दिखता है कि 6 का मीटर इतना था, तो ये सब कुछ भी इस 360 कैमरा से ही पता लगता है, और इसी का एडवांस वर्जन और इसका बड़ा भाई भी कह सकते हैं। तो इसीलिए नंबर 3 पे आता है अल्ट्रा सुपर स्लोमो कैमरा। तो ये कैमरास बेसिकली NAC कैमरास होते हैं, जो कि है NAC हाई मोशन 2 कैमरा सिस्टम्स। इन कैमरास को भी आप लोग खरीद नहीं सकते, इसीलिए इनका रेंट लगभग 1 करोड़ 70 लाख रुपए के करीब आता है। पर कभी सोचा कि जब बैट्समैन लोग कभी कभार 6 मारते हैं और ये बॉल सीधा जाकर उनके लेंस में या कैमरे पे लग जाए तो कैमरामैन का फट के हाथ में आ जाता होगा। सो ऐसे बेसिकली 6 to 8 कैमरास होते हैं जो कि बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, और कैमरे के बॉडी से इनका लेंस ज्यादा महंगा होता है। कैमरे का बॉडी का अगर प्राइस X है तो उसके लेंस का प्राइस 10X है, मतलब इतना ज्यादा प्राइस का डिफरेंस होता है, क्योंकि इनका जो लेंस है वो कोई आम लेंस नहीं है जैसे हमारे मोबाइल फोन पे होता है 100X 120X जूम। इनका जूम का लेवल पता है कितना है? 1000 mm जूम। मतलब आप यहां से यहां तक इस लेवल का जूम कर सकते हो विद ऑटो फोकस, लो एपर्चर, क्योंकि ज्यादातर ये जो IPL मैचेस शूट होते हैं ये लो लाइट पे शूट होते हैं, और लो लाइट के लिए हमें लेंस चाहिए एकदम लो एपर्चर वाला, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लाइट कैप्चर कर पाए। और ये पता है कितना FPS पे शूट करता है? जब वो विराट कोहली जब छक्का मार रहा होता है तो छक्का मार रहा ही होता है। ऐसे जो आपको जो शॉट्स दिखते हैं हमारे मोबाइल फोन में कैसा होता है? क्या 120 FPS, 240 FPS, 480 FPS? वैसे 480 वाला फेक होता है, इनके यहाँ पे रियल 800 to 1200 FPS में शूट होता है। मतलब अगर विराट कोहली ने छक्का मारा था वो आधे घंटे तक छक्का मार ही जाएगा अगर इस FPS में हम लोग देखें तो। बेसिकली फास्ट करके हमें दिखाया जाता है टीवी में, और जब हम देखते हैं धोनी ने इतने पॉइंट मिली सेकंड्स में विकेट चटकाया, तो ये इसी कैमरा से पता लगता है, फ्रेम्स को कैलकुलेट करके कि कितने सेकंड्स के अंदर धोनी ने विकेट कर दिया एकदम। और हाँ, इसी कैमरे से वो सुंदर सुंदर पापा के परियों को दिखाया जाता है, जिसके लिए आप लोग IPL देखने जाते हो ना, इसी कैमरे से होता है। और ये लेंस बेसिकली कुछ ही कंपनी बनाती है, जिसमें से एक लेंस का नाम है फुजीनियन UA107। और भी लेंस है, और ये जो कैमरा होते हैं इसको हाथ में नहीं पकड़ते, अगर हाथ में पकड़ने लगे तो यहाँ थोड़ा सा मूव करा और कैमरा कहीं भाग जाएगा। इसके लिए यूज होता है हाईली स्टेबल ट्राइपॉड्स का यूज किया जाता है, जिसके अंदर जायरो स्टेबिलाईजेशन का यूज किया जाता है। जैसे हमारा फोन में होता है ना जायरो स्टेबिलाईजेशन, तो इनका ट्राइपॉड भी उसी तरीके का जायरो स्टेबिलाइज्ड होता है, ताकि ये बिल्कुल ही अल्ट्रा स्मूथ स्टेबिलाइज्ड शॉट ले पाए लॉन्ग फोकल लेंथ पे भी। नहीं तो कैमरा वॉबल करेगा अगर ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो। इसका जो जूम का और जो फोकस का जो कंट्रोल्स होता है ये सब कुछ मैनुअल हो रहा होता है। पर इसी से याद आया कि कभी आपने नोटिस करा है कि ग्राउंड के बीच में एक वो स्पाइडर जैसा इधर उधर कैमरा भागते रहता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, जो रस्सी से लटका होता है। इसीलिए नंबर 2 पे आता है स्पाइडर कैम।
ये बेसिकली वही हमारा पीटर पार्कर दादा का है। उसने सोचा स्पाइडरमैन मूवी तो बना लिया, तो वेला बैठा था। अब भाई खुराफाती दिमाग है, तो बोलते चलो भाई कैमरा डालते हैं, स्पाइडर कैम, अपना कैमरा अपनी कमाई, दिस इज बिजनेस। तो इसीलिए अपना कैमरा बना डाला। इसका रेंट सिर्फ एक दिन का 5 लाख रुपए होता है। और जब वो जो हमें जो अलग अलग एंगल से जो दिखाते नहीं है कि बैट्समैन ने ऐसा छक्का मारा, बॉलर ने इस गति से बॉल फेंका, अलग अलग कैमरा एंगल्स के लिए यूज होता है। और कभी कभार तो इसमें बॉल भी लग जाता है। एक बार ऐसा हुआ था कि एक बार ऐसे बैट्समैन ने बॉल को इतना तेजी से मारा, ये टूट गया भाई। मतलब 5 लाख का एकदम से। और नंबर 1 पे आता है बग्गी रोबोटिक कार कैम। बचपन में जब वो आरसी कार्स नहीं चलाते थे रिमोट कंट्रोल से, बस उसी गाड़ी में इन्होंने कैमरा लगा दिया। और ये पता नहीं ग्राउंड का जो बाउंड्री होता है उसमें जो कार जो घूमते रहता है इधर उधर, ये बिल्कुल ही लो एंगल शॉट्स के लिए यूज होता है। और इसको चलाने के लिए 2 बंदों की नीड होती है। एक बंदा सिर्फ गाड़ी ऑपरेट कर रहा होता है, और बेसिकली ये कैमरा कोई नॉर्मल कैमरा नहीं है, तो ये सिनेमा कैमरा होता है। उसको एक दूसरा बंदा ऑपरेट कर रहा होता है इधर उधर का डायरेक्शन वगैरह लेने के लिए। और ये ग्राउंड शॉट्स, क्राउड शॉट्स और टॉस वगैरह में भी यूज होता है। और ये बिल्कुल ही वायरलेस होते हैं। तो इस कार का प्राइस भी लगभग 5 से 10 लाख रुपए। और पता नहीं क्यों कुछ लोग कहते थे कि बैट में भी सेंसर लगा रखा है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। बैट में अगर सेंसर लगा होता ना तो फिजिकल एक बैट से छक्का मारता, बैट टूट के अलग ही हो जाता है। बैट में ऐसा कोई सेंसर नहीं होता। हाँ, ये कह सकते हो कि जब नेट्स में प्रैक्टिस वगैरह चल रहा होता है, या जब कोच को देखना होता है कि बैट्समैन कैसा खेल रहा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसमें अलग अलग तरीके के बैट्स यूज होते हैं, जिसके ऊपर, अंदर नहीं, ऊपर सेंसर लगाया रखा होता है कि बैट्समैन किस तेजी से बैट घुमा रहा है। मतलब अलग अलग स्टैट्स दिखते हैं बैट्समैन को भी और उसके कोच को भी। बैट के अंदर कोई चिप नहीं होता भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। और अभी का इस साल का आईपीएल तो अलग ही है भाई। पता नहीं पिछले साल ये था या नहीं। इस साल तो जियो हॉटस्टार, अपने अंबानी चचा जिसने आईपीएल का राइट्स खरीद कर रखा है, ऐप में तो अलग ही टेक चल रहा है भाई। आपने तो देखा ही होगा कि अलग अलग कैमरा एंगल से आप अपने फेवरेट प्लेयर, जो कि होता है कुछ हीरो कैम होता है, हीरो कैम के थ्रू आप अपने फेवरेट प्लेयर को हमेशा देख सकते हो। मतलब पूरा दिन स्टॉक कर सकते हो। कभी वो नाक पे उंगली डाल रहा है, कभी वो कुछ खुजा रहा है, कभी खेल रहा है, कभी पी रहा है, मतलब आप कुछ भी देख सकते हो और उसी पे हमेशा देख सकते हो। और ये बेसिकली जो प्लेयर सबसे ज्यादा फेमस होता है उसी पे हमेशा रहता है। और अलग अलग एंगल्स, मतलब जितने भी ग्राउंड में कैमरा लगे हुए हैं, आपको सभी का एक्सेस मिलता है। आप वहां पे मल्टी कैम में जाके अलग अलग कैमरा एंगल से आईपीएल देख सकते हो। और यहाँ तक कि जो अंपायर है उसके टोपी को भी नहीं छोड़ा, उसके टोपी में भी कैमरा लगा दिया। टोपी का व्यू भी देख सकते हो आप लोग। और विकेट में तो कैमरा होता ही है, विकेट वाला एंगल भी आप लोग देख सकते हो। ऐप में डिफरेंट फीचर्स। और हाँ, ऐसा आप 3D में देख सकते हो कि मैच में क्या चल रहा है। मतलब ये इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि इनका मैच का टिकट खरीदने की कोई जरूरत ही नहीं है। घर बैठो, हर एक चीज देखो, आपके सामने सब कुछ है। घर बैठो, इसी में क्या गर्मी में कहाँ बैठोगे, इसलिए आपको ये सब कुछ फोन में ही दिखा देंगे। इसीलिए मैं तो आज तक कभी आईपीएल देखने गया नहीं, पर यार वहां पर जाने का भी एक अलग ही मजा होता है। क्यों? कमेंट में जरूर बताना। पर मेरा दोस्त गया था, उसने मेरे को बताया था कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि आईपीएल जो इतना ज्यादा खर्चा करता है इन टेक गैजेट्स पे, ये कमाता कितना होगा? क्योंकि धंधा भी तो चाहिए खर्च करने के लिए, है ना। तो इसी में से मैं इनके कुछ साल का प्रॉफिट्स के बारे में बताता हूँ। तो 2023 में आईपीएल ने कमाए 11,770 करोड़ रुपए और 2024 में आईपीएल ने कमाए 12 से 13,000 करोड़ रुपए। और एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2025 में आईपीएल आराम से 15,000 करोड़ के ऊपर धंधा करने वाला है। देख रहे हो, जब धंधा इतना ज्यादा का हो रहा हो तो उसमें से खर्चा करने में क्या ही फर्क पड़ जाएगा। 1/4 या 1/3 खर्चा कर रहे हैं अपने ये आईपीएल वगैरह में, उससे ज्यादा उनका कमाई हो रहा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि एक ऐप के बारे में बताऊंगा जो कि एआई टेक्नोलॉजी से लैस है। तो उस ऐप के बारे में चलो जानते हैं। इस ऐप का नाम है फुल ट्रैक एआई। इस एआई टूल को यूज करने के लिए आपको बस 2 ही चीज की जरूरत है, एक अच्छा सा ट्राइपॉड और एक फोन। और ये ऐप पूरे पिच को डिटेक्ट कर लेता है अपने स्टेम्स के थ्रू। हर ओवर की हर बॉल को ये रिकॉर्ड करेगा और बॉल का पूरा ट्रैकिंग भी करेगा, ताकि ये पता लग जाए कि एलबीडब्ल्यू था या नहीं, बॉल का स्पीड, स्विंग एंगल और भी बहुत कुछ, एग्जैक्ट कहाँ पे बॉल पिच हुआ था, यॉर्कर था या शॉर्ट बॉल था, ये सब कुछ पता लगा रहता है ये वाला ऐप। और ये ऐप पूरा आपको 360 एनालिसिस देता है कि बॉल आपका कहाँ पिच हुआ था वगैरह वगैरह। और इस ऐप के थ्रू आप DRS भी ले सकते हो, जिससे आपका बड़ा भीषण झगड़ा सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए किसी भी भैया को अंपायर बनाना छोड़ो और इस ऐप का यूज करो। और आज के वीडियो के लिए इतना ही, और तब तक के लिए मैं आप लोगों से मिलूंगा अपने एक नेक्स्ट तबाही वीडियो में, और तब तक के लिए साइना। पर तेरा फेवरेट टीम कौन सा? मेरा फेवरेट टीम, मेरा ऐसा कोई फेवरेट टीम तो नहीं है, पर जो टीम सबसे बेकार खेल रहा होगा ना, वही टीम मेरे लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि मैं अपने कमजोर शिष्यों का हाथ कभी नहीं छोड़ता, ठीक है ना। ये क्या आवाज था?